बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करते हैं। वो तारीख़ आपको याद होगी, वो हालात भी आपको याद होंगे। वो नवंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा था, करीबन 4:30 बजे का वक्त था। श्रीनगर के बाईपास पर हैदरपुरा के नज़दीक गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी और इन गोलियां चलने के दौरान यही बताया गया कि एनकाउंटर हुआ है। अंधेरा छाने के साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए और इस मिलिटेंट के मारे जाने के बाद फौरन डेड बॉडीज को उठाया गया, उन्हें श्रीनगर में पोस्टमार्टम किया गया और दफन करने के लिए उन्हें हंदवाड़ा के वुडर के इलाके पहुंचाया गया। बाद में सुबह मालूम हुआ कि एक और 20 शख्स मारा गया था। कुल मिला के 4 मिलिटेंट इसमें मारे गए। पुलिस ने दावा किया बड़ी कामयाबी हासिल की। ये नवंबर के दूसरे हफ्ते का दिन था और श्रीनगर से लेके हैदरपुरा और दूसरे इलाकों में इस मामले को लेके छिमेगोइयां हुई। पुलिस थ्योरी पर भी सवाल उठने लगे, कुछ जोल भी देखे जाने लगे और इन्हीं जोलों और सवालात के बीच में श्रीनगर के मोहम्मद अल्ताफ, डॉक्टर मुदस्सिर और उसके साथ साथ उमर मागरे जो खित्ता पीर पंचाल का था, गूल से उसका ताल्लुक, और उसके साथ साथ पुलिस ने बताया कि एक गैर मुल्की बिलाल मिलिटेंट जो था वो मारा गया। कुल मिला के 4 मारे गए। पुलिस ने पहले बताया कि 4 मिलिटेंट हैं, लेकिन सवाल बहुत उठे। सियासी जमातों ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया पे पुलिस के सारे मामलात पर भी बहस होती रही और उसके साथ साथ लवाकिन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरे भी किए। रात देर गए तक कड़ाके की ठंड में भी मुजाहरे हुए। लाशों की वापसी का मुतालबा किया गया और उसके बाद पुलिस ने दूसरे दिन 2 मैतों की लाशों को वापस कर दिया और उन्हें श्रीनगर में उनके आबाई कब्रिस्तानों में दफन करने की इजाज़त भी मिली। तब पुलिस पर दबाव था, सरकार पर भी दबाव था, सियासी जमातों के बयान भी थे। सरकारी तौर पे इंक्वायरी कमीशन बिठाने के अहकाम भी जारी किए गए और बताया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर ये जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट करेगा। पुलिस ने अपना सिट भी बिठाया जो इस पूरे मामलात की इंक्वायरी करेगा और सुजीत कुमार डीआईजी सेंट्रल कश्मीर की सरबराही में बिठाए गए सिट की रिपोर्ट का भी इंतजार था। और आज बाद दोपहर लगभग उसी वक्त लगभग 4 बजे के करीब श्रीनगर के कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में डीजी पुलिस दिलबाग सिंह, आईजी कश्मीर विजय कुमार और डीआईजी सुजीत कुमार ने इस सारे हैदरपुरा मामले के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए खुलासा किया कि ये सारी सिचुएशन क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव नशर करने की इजाज़त नहीं दी गई, रिकॉर्ड करने को, और यहाँ पे कुछ स्लाइड्स भी दिखाए गए। हालात और वाक़ात के हवाले से भी बताया जाने लगा और वीडियो एविडेंस के साथ साथ सुजीत कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले की तहकीकात की गई है और इसमें उन्होंने बताया कि अल्ताफ अहमद साकिन बरजुला जो माल के मकान भी था उसके बारे में उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि उसको ह्यूमन शील्ड बनाया मिलिटेंट ने जिसमें वो मारा गया। डॉक्टर मुदस्सिर अहमद हैदरपुरा का रहने वाला डेंटल डॉक्टर, उसके बारे में सुजीत कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उसको फॉरेन मिलिटेंट ने मारा। और इसके साथ साथ उमर मागरे और गैर मुल्की बिलाल, इनके बारे में बताया गया कि ये मिलिटेंट थे। डॉक्टर मुदस्सिर के बारे में भी बताया गया कि वो मिलिटेंटों का साथी था, उसने हाइड आउट भी प्रोवाइड किया था और उसको कई बार गैर मुल्की मिलिटेंट के साथ देखा गया। गैर मुल्की मिलिटेंट बिलाल के साथ साथ ये भी बताया गया कि उमर मागरे साकने गूल को बांडीपोरा में भी देखा गया। सरकार के पास, पुलिस के पास एविडेंस है और उसको गुरेज के रास्ते हुए इन्फिल्ट्रेशन करते हुए मिलिटेंटों की मदद करते हुए भी देखा गया। श्रीनगर में पुलिस का बयान है, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कुछ भी खुलासा है वो हम आपको बयान कर रहे हैं। इसमें कोई लेपापोती नहीं है, सीधा पुलिस की बयान, पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और विजय कुमार से लेके दिलबाग सिंह और उसके साथ साथ आईजी ने श्रीनगर में आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया हम आपको बताते। रिपोर्ट ये है कि उस बिल्डिंग में कोडीन के बोतल्स लाए जाते थे और एफटीज जो भी कोई अंजाम वारदात को अंजाम देते हैं उससे पहले इन बोतल्स को कंज्यूम करते हैं। तो इस बिल्डिंग में जहां पे कोई क्लिनिक नहीं है, सिर्फ रियल एस्टेट का काम चल रहा है, वहां पे कोडीन की बोतल्स क्यों थी? वो पूरे एक बास्केट हमने 8-10 बोतल्स सीज किया है, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे। नेक्स्ट, अदर आइटम्स जैसे कि ये जो कीज हमें मिले हैं, ये लोग अपना की दरवाजे को लेकर खोलने गए थे, वो की मिला। दूसरा, आप
ये पूरा जो उसकी आप देखेंगे, इसको जरा गौर से देखें, रोके रोके, ये रात को सर्च हो रहा है। हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। एटीक में जो घर है जिसको बिल्डिंग में फॉरेन टेररिस्ट हाइड आउट के तौर पे इस्तेमाल किया करता था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी, हाफ इसमें फूड जो पड़ा हुआ है, ये हाफ ईटन ताजा साग और सब्जी वहां पे उस रोज का पड़ा हुआ था। आप आगे जाएंगे, इसी टेबल पे वो ग्लासेस पड़ी हुई हैं जो मुदस्सिर गुल पहनकर बिल्डिंग की सर्च कर रहे थे। आगे आपको ग्लास भी, इसमें उनका चश्मा दिखेगा जिसको वो जब सर्च करने के दौरान वो पहने हुए थे, और बॉडी के पास उनका चश्मा नहीं मिला, उनका चश्मा यहां पड़ा हुआ था। यानी कि वो नीचे से बिना किसी के बताए खुद रिस्क लेकर इस कमरे तक पहुंच गए थे। हाँ, इस टेबल पे ये आप लोग चश्मा देख रहे होंगे, इस टेबल पे उनका वही चश्मा जिसको पहन के वो सर्च कर रहे थे, वो यहां से मिला, उनकी बॉडी के पास से नहीं मिला। नेक्स्ट, फुटेज ऑफ इलीगल कॉल सेंटर्स आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, लेकिन मैं दोबारा दिखाना चाहता हूं। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज, इनके सारे बिजनेस पार्टनर्स को पुलिस 2 बार राइटिंग में रिक्वेस्ट कर चुकी है, कोई भी दस्तावेज जो लीगल दस्तावेज, परमिशन, किसी तरह का अभी तक कुछ भी हमें अवेलेबल नहीं करवाया गया है। और ये जो वन हिडन रूम एट एटीक वेयर सस्पिशियस मटेरियल रिकवर्ड, मुझे यहां से बर्फ के दस्ताने, बर्फ के जूते, और जैसा कि एक बार क्लेम भी हुआ आया है कि रामबन की कोई आमिर की सिस्टर है, वो बोलती कि मैं यहां रहती थी तो मेरा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन कोई 2 आदमी का सामान, रहने का सामान पड़ा हुआ, और इतना सामान पड़ा हुआ, आप लोग देख ले, क्या इतना जितना सामान 4-4 सेट खाना बनाने वाला और तमाम चीजें, वो कोई 2 आदमी का तो हो नहीं सकता था। डेफिनेटली इसका मिसयूज हाइड आउट के तौर पे किया जा रहा था। एसआईटी को अभी तक ये इसका सुराग मिले हैं। नेक्स्ट, चारों ही बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है। हम लोग बॉडी ए से शुरू करेंगे, और डॉक्टर्स इस पे क्लियरली लिखता है कि चारों ही डेथ गोली लगने की वजह से, फायर इंजरी की वजह से, फायर आर्म इंजरी की वजह से हुई है। एसआईटी ने सब्सिडियरी क्वेश्चन डॉक्टर से पूछा कि क्या उनकी बॉडी पे फायर आर्म के अलावे ब्लंट इंजरी भी मिली है, और डॉक्टर ने अपने सब्सिडियरी जवाब में एसआईटी को क्लियर बताया है कि उनकी बॉडी पे लेसेरेशन जरूर है, जो कि गिरने से या गोलियों के कहीं साइड से निकल जाने से, लेकिन ब्लंट इंजरी या ब्लंट मार्क उनकी बॉडी पे नहीं मिला है। नेक्स्ट, चारों ही रिपोर्ट ऐसा ही, चारों बॉडी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, पीछे नेक्स्ट स्लाइड पे आए। इसके बाद 2 अहम एक्यूज्ड, जमाल हट्टा इंसिडेंट में 2 एक्यूज्ड गिरफ्तार की पुलिस। एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2, ये दोनों नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से। इन्होंने तस्लीम किया, इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। सोशल मीडिया पे टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी लिंक से इनको गाइड किया गया, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को श्रीनगर में रोक रहने की, और उनको श्रीनगर में जगह जगह घुमाने की, और उसको जो भी जरूरत का सामान हो उन्हें प्रोवाइड कराने की, और श्रीनगर में जिस लोकेशन पे ये जाना चाहे वहां पे छोड़ने की। और इन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि जमाल हट्टा में भी शाम को ये वही टेररिस्ट को लेकर, फॉरेन टेररिस्ट को लेकर गए थे, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया ये वही फॉरेन टेररिस्ट है जो हैदरपुरा एनकाउंटर में मारा गया था। हमने वो स्कूटी भी बरामद किया है जिस स्कूटी से वो जमाल हट्टा तक उसको लेकर गए थे या उसको रिसीव करते थे, घुमाते थे। ये रूट है। आप इस रूट का ओरिजिनेशन, आप पहले ओरिजिनेशन पे जाएं। अरशद साहब, इस ओरिजिनेशन पॉइंट पे जो कर्सर पॉइंट, ये वही पॉइंट है, एग्जैक्ट एनकाउंटर साइट के अपोजिट है ये पॉइंट। यानी कि टेररिस्ट को उन्होंने वहां पे रिसीव किया और अपनी स्कूटी से इस लोकेशन पे उन्होंने घुमाया, और डिफरेंट रूट से, बाकी सारे रूट शेयर करें, दिखाएं डिफरेंट रूट्स जो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने तस्लीम किया, दिखाया। मैं इस लोकेशन से यहां पे लाया, यहां से यहां पे लाया, घंटाघर ले गया, उनको जैकेट खरीदवाया। तो तमाम रूट्स हमने फिर उसको क्लियर करके इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने रखा है। नेक्स्ट,
दो एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद मैं सीडीआर की डिटेल में आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो पहला जो सीडीआर जो जमाल हट्टा में एफटी की बॉडी से एक डोंगल मिला था, उस डोंगल का लोकेशन जमाल हट्टा में आता है। आप लिंक पे जाएं, शॉर्ट में मैं आपको आप देखेंगे वो इसकी पूरी आप जमाल हट्टा लिखा भी हुआ है। जमाल हट्टा सफा कदल का इलाका 14 नवंबर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमारे सामने है। नेक्स्ट, ये सेम लोकेशन, दूसरे पॉइंट पे आए, वो सेम डिवाइस 14 की शाम को उसी हैदरपुरा श्रीनगर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसीआर श्रीनगर में हैदरपुरा के एनकाउंटर के हवाले से कुल मिला के 4 डेथ्स हुई थी उस रात को। मारे गए अशखास में अल्ताफ अहमद साकिन बजला मालिक मकान, डॉक्टर मुदस्सिर अहमद जो वहाँ पे कारोबार बताया जाता था कर रहा था, उसके साथ उमर मागरे साकिन गूल, और एक पुलिस का बयान कि एक गैर मुल्की मिलिटेंट बिलाल अहमद उस रात मारे गए थे। सवाल बहुत उठे थे। पुलिस की सिट ने अपना रिपोर्ट आज जारी किया है और सिट ने बताया है, डीआईजी सुजीत कुमार की सरबराही में जो सिट बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट आज मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया कि इन 4 में से अल्ताफ अहमद को मिलिटेंट ने, फॉरेन मिलिटेंट जो बिलाल था, उसने ह्यूमन शील्ड बनाया था जिसकी वजह से वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। डॉक्टर मुदस्सिर को इन्हों के बकौल, पुलिस के बकौल फॉरेन मिलिटेंट ने ही मारा जो उनके पास एविडेंस हैं, और उमर मागरे खुद मिलिटेंट था, जबकि गैर मुल्की मिलिटेंट बिलाल जो था वो भी इस फायरिंग में मारा गया। सुजीत कुमार श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, विजय कुमार भी वहाँ पे मौजूद थे और डीजी दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। और पीसीआर में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सरकार की दूसरी इंक्वायरी है, जिसे हम कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी जो सरकार ने की है, उसके बारे में भी विजय कुमार ने बताया कि वो इंक्वायरी भी मुकम्मल हो चुकी है, जिला तरक्याती कमिश्नर को सौंपी गई है और वो इंक्वायरी अब कोर्ट में पेश की जाएगी। ये खबर चल रही थी, इस दौरान बहुत से लोगों तक ये बात पहुंच गई, पुलिस का वर्शन पहुंच गया। सवाल बहुत से लोगों ने उठाए, जिस तरह से एक सवाल ये भी सोशल मीडिया पे लगातार पूछा जा रहा था कि पुलिस ये बताए कि अगर 4 के 4 मिलिटेंट उस दिन मारे गए, शाम को ही लिए गए, दफन किए गए, तो फिर आइडेंटिफिकेशन जमाल हट्टा में उस पाकिस्तानी मिलिटेंट की किसने की, कहाँ से हुई, किस तरह हुई, जबकि 4 के 4 दफन हो चुके थे। और दूसरा, पब्लिक ये भी सवाल पूछ रही थी कि ये जो वीडियो एविडेंसेस पुलिस बता रही है इसको पब्लिक किया जाए, सोशल मीडिया के जरिए असल हकायक पब्लिक के सामने रखे जाए। पुलिस का मामला, लेकिन इसी मामले के साथ साथ अब जरा इंतजामिया के मामलात में, और इंतजामिया के मामलात में इनकलाबी इकदामात का ऐलान सरकार कर रही है। कल रियल इस्टेट में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि एक इनकलाबी कदम है, और आज उस मुहादे के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के साथ जम्मू कश्मीर में अगले 1.5 साल के अंदर अंदर 250 बिस्तरों वाले अस्पताल का कयाम अमल में लाने पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी मुहादा किया। और इंतजामिया ने बताया कि पहले 150 बेड, 250 बेड और उसके बाद 500 बेड्स का ये अस्पताल बनाया जाएगा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर यह भी बताया कि सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहतर तबी सहूलियात फराहम करने में वादा बंद है, और सरकार की तरफ से उठाए गए इकदाम से आवाम को बेहतर मुस्तकबिल की जमानत भी दी जाती है। मनोज सिन्हा ने यह दावा भी किया कि जम्मू कश्मीर मुल्क की वाहिद जगह है जहां आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड इजरा किए जा रहे हैं, और हर फर्द को तकरीबन 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस की सरकार ने जमानत दी है आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए। मनोज सिन्हा ने क्या बताया, सुनते हैं। देश का एक माना जाना समूह हेल्थ केयर में अपोलो आज हमसे अनुबंध हस्ताक्षरित किया है, और जैसा अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया कि 3-4 और लोग हैं पाइपलाइन में जो आने वाले समय में उनके साथ भी हम अनुबंध करेंगे। जो इन लोगों ने फैसला किया है 250 बेड का अस्पताल पहले फेज में बनाने का, और इसके विस्तार को भी लेकर के चलें कि इसे 500 बेड सेकेंड फेज में करेंगे। जैसा अभी डॉक्टर प्रीता रेड्डी ने बताया कि कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइज्ड लोग रहें,
इसकी चिंता ये लोग करेंगे। एक बात मैं डॉक्टर रेड्डी से कहना चाहता हूँ कि देश का ये अकेला हिस्सा है। चलिए, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर की आवाम के हवाले से खुशखबरी। लेकिन इससे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने एक रियल इस्टेट का MOU साइन किया है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का भी उन्होंने इंडिया दिया। बताया कि बहुत से लोग आ रहे हैं और ज़मीनी मामलात में तब्दीलियां भी उन्होंने बताया कि इसी मुद्दे को लेके हुई हैं, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, बेहतर ज़िंदगी जीने का तरीका इख्तियार कर सकें। लेकिन इस MOU पर जम्मू कश्मीर में ना सही, लेकिन कश्मीर में आवाज़ें उठ रही हैं इसके ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे सियासी जमातों का रद्द-अमल नेगेटिव में आ रहा है। सबसे पहले तब महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया था और महबूबा मुफ्ती ने बताया था कि ये डेमोग्राफिक चेंज का एक हिस्सा है। उसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और उमर अब्दुल्ला ने कल शाम जो ट्वीट किया था उसमें बताया कि जम्मू कश्मीर ऑन सेल, यानी जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है। और उन्होंने जम्मू के लोगों की तरफ, आबादी की तरफ इशारा करते हुए बताया कि सबसे बड़ा ख़तरा जम्मू की आबादी पर मंडलाएगा इससे। और सजाद गनी लोन्स के साथ साथ अपनी पार्टी ने भी अपना रद्द-अमल जाहिर किया। अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी ने इस पर अपना रद्द-अमल जाहिर करते हुए बताया कि हमारे पास डोमिसाइल है। 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद सबसे बड़ा हमारे पास जो इस वक्त मुआदा है या इस वक्त हमारे पास मामला है वो डोमिसाइल का है। और जब डोमिसाइल पर असर होगा तो फिर कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेगा। सईद अल्ताफ बुखारी क्या बता रहे? हमें भी पता लगी है और जैसा मैंने पढ़ा कि इन्होंने जो J&K डेवलपमेंट एक्ट बनाया है उसमें इन्होंने वर्ड डोमिसाइल को ओमिट कर दिया है। मुझे मालूम नहीं है इनको क्या मजबूरी पड़ी थी। लेमैन एज वी आर, हमारे हिसाब से तो ये एक कोशिश है कि आउटसाइडर्स को सेटल किया जाए यहाँ विदाउट डोमिसाइल, विच गोज अगेंस्ट द वेरी एक्ट जो इसी यूटी में बना है, इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर बना है। अल्टीमेटली ये प्रेशर कुकर एक दिन फट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाज़ दबाई जा रही है, हकूक दबाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक ऑर्डर पे लगता है, इन्हें लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है और भागते चोर की लंगोटी ही सही। अगर ऐसा है देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्लैरिफाई। हम जैसे लोग जो कहते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू जम्मू एंड कश्मीर तभी हो सकती है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हुकूक दिए जाए जो हिंदुस्तान के आईन में सब हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए है। चलिए, आपने अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी को सुना। PDP भी इस मामले पर सवाल उठाते हुए बड़े बयानात दे रही है। बोल भी बड़े PDP के हो और सोहेल बुखारी PDP के तर्जुमान हैं। कल महबूबा मुफ्ती ने बताया था कि ये डेमोग्राफिक चेंज है। सोहेल बुखारी भी इसी तरह का कहते हुए बता रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में लेके कश्मीर को दिल्ली ने लेबॉर्ट्री बना रखा है और दिल्ली का 5 अगस्त का फार्मूला अधूरा था, अब उसको पूरा किया जा रहा है। सोहेल बुखारी ने क्या बताया? 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो अपने आप में कोई मुकम्मल चीज़ नहीं थी। दरअसल वो उस प्रोसेस की शुरुआत थी जो कि RSS और BJP का डिज़ाइन और एजेंडा है जम्मू कश्मीर को लेके। और उसका लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि जम्मू कश्मीर जो कि मुल्क की वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसके लोगों को डिसम्पावर करना, डिसएनफ्रेंचाइज करना, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना, यहाँ की रिसोर्सेज को यहाँ से बाहर लेके जाना, एकदम लूट खसूट का आलम। हमारी ज़मीनों पे उनकी नज़रें, हमारी रिसोर्सेज पे उनकी नज़रें, हमारे मिनरल्स पे उनकी नज़रें, हमारे नौजवानों पे उनकी नज़रें। तो यके बाद दीगरे तब से एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आता गया दिल्ली के ईमा पे, जो इन्हीं सारी चीज़ों की तकमील के लिए हो रहा है। एकदम ये जो अभी रिसेंट चलिए, आपने सुना सोहेल बुखारी को, PDP के तर्जुमान, पहले सहाफ़ी रहे हैं, अब PDP के तर्जुमान हैं और इस सारे मामलात पर रद्द-अमल PDP का जाहिर कर रहे थे। लेकिन बात अपनी पार्टी की हो गई, बात प्रो कश्मीरी जिसे कहा जाता है आप PDP की हो गई। लेकिन बात ज़रा BJP की करें, कश्मीर का BJP, कश्मीर में BJP कश्मीर का क्या कहता है। अल्ताफ ठोकर BJP के यहाँ तर्जुमान हैं, हमने उनसे पूछा कि क्या है आपकी राय और ये सियासी जमातें क्या कह रही हैं। सुनते हैं अल्ताफ ठाकुर को।
डिफरेंस जो पिछले 70 साल और आज में दिख रही है, बहुत ज्यादा गैप और बढ़ेगी और लोग इनको पसंद नहीं करेंगे। चाहे वो डिलिमिटेशन प्रोसेस हो, तब भी इनको लगता है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, कि उसका दूसरा मकसद है कि जबकि पावर जो स्टेशन है वो चेंज हो रहा है, जो दो फैमिली से निकलकर अब आम लोगों के पास आ रहा है, एक डर वो इनको सता रहा है। दूसरा सर ये सता रहा है कि यहाँ जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, जबकि कश्मीर में पहले ही बेरोजगारी बहुत हाई है, 22% कुछ है, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वजह से ये लोग परेशान है, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ का यूथ, यहाँ का जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसको रोजगार मिले, ताकि वो यही चाहते हैं कि जब तक वो यहाँ। अल्ताफ ठाकुर बीजेपी के तर्जुमान और बता रहे थे कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पसंद नहीं है, यहाँ पीडीपी को पसंद नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे हुकूमतें करते आ रहे हैं। इनका बकौल अल्ताफ ठाकुर के अगर यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल गया तो यहाँ पे फिर इनको वोट नहीं मिलेगा और साफ जाहिर है इनकी सियासत बंद हो जाएगी, इसलिए ये इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये बीजेपी तर्जमान का नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिस हमने बताया कि इमरान नबी डार ने भी इसका रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसकी सख्त मुखालफत की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील ने भी इस जो है कानून की सख्त मुखालफत की है, लेकिन विकास की हर तरफ बात की जा रही है। याद होगा आपको 2014 में सैलाब आया था, 2014 के फौरन बाद जम्मू कश्मीर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आए थे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80,000 पैकेज का ऐलान किया था। बताया था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसमें वो 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और उसके बाद से लेके आज तक उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पैसे में कितना खर्च हुआ लोगों को मालूम नहीं, कहाँ खर्च हुआ ये भी मालूम नहीं, लेकिन वो जो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ था, जिसको रिपेयर करना था, वो कितना हुआ है उसका सब लोग जानते हैं। बहुत से ऐसे पुल उस वक्त बह गए थे उस सैलाब की वजह से। तब सरकार ने प्रायोरिटी पे रखा था कि उन पुलों की निशानदेही हो चुकी है, उनको रेनोवेट किया जाएगा, उन्हें दोबारा काबिल आमद बनाया जाएगा। लेकिन आज भी खबरें ये हैं कि 250 के करीब जम्मू कश्मीर में ऐसे पुल हैं जो आज भी उस सैलाब की नज़र तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद सरकार की नज़र उन पे कभी नहीं पड़ी है। मिसालें बहुत सी हैं। एक मिसाल बडगाम का गौहरपुरा खुशरू का पुल, और मुकामी लोग खुशरू के इस पुल को लेके इससे पहले भी मुजाहरे करते रहे हैं। आज भी बुजुर्ग खवातीन सड़क पे थी, खुशरू के पुल को लेके बता रहे थे कि 2010 से लेके आज तक इस पुल पर कई बार इंतजामिया ने बड़ी रकमें शायद निकाली हूं, लेकिन पुल मुकम्मल नहीं हो रहा है। कई बार मुकामी लोगों का कहना कि लोगों के पास गए, इंतजामिया के पास गए, लेकिन इंतजामिया है कि बताती है कि अगले हफ्ते तक मुकम्मल होगा, तारीख लगा देती है इंतजामिया, लेकिन मुकम्मल नहीं करती है। फटाफट में मुकामी लोग क्या कहते हैं, उनकी आवाज़ बराह रास्त। नाव गुलाम मोहम्मद भट्ट, बस रोजान ये गामस वन खुशरू कानूनगोपुरा। ठीक मसल ये कदलुक पान वस लाइव वुचान, यह कदल ये कदलस दरमियान नाल बहान नाल शाली गंगा वनान। कंसर्न डिपार्टमेंट के अफसर ये ना अहली यमन यह ठेकेदार यह वक्त पे तगान करनाउन 15% कम पेंडिंग थम। तुम वो गवर्नमेंट 65% पोस्ट जाय कर्म अमे हिसाब क्या 15% कम मुकम्मल गि तो कदल ये मुकम्मल गस वात अमुक फायदे, ताकि हेको ये कदल पे आसाम तान पन जमीन ज़राअत पे तरित बाकी जायन गो बे हेको मतलब ये सात महल वाले कह मायत गुजरे है यम हेकान ये कदल पे पेहन 12 किलोमीटर दूर। ये बडगाम का इलाका जो शहर के बिल्कुल नज़दीक है। आपको याद होगा कई बार हमने एलजी साहब को भी सुना, हमने चीफ सेक्रेटरी से लेकर इंतजामिया के दूसरे अहदेदारों को भी सुना। उन्हें कई बार बताया कि जो अफसरान काम में रोड़े अटका रहे होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या ये काम में रोड़े अटकाना नहीं है? सरकार का पैसा, प्राइस एस्केलेशन, सब कुछ। और फिर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तब वादा किया था 2014 के सैलाब के फौरन बाद उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज देके बताया था कि यहाँ इनकलाबी नौयत के इकदाम उठाए जाएंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने वो इनकलाबी नौयत के इकदाम उठाए हैं? अगर उठाए होते तो आज खुशरू के लोग सरे राह एहतजाज पर नहीं होते। और आपको नाज़रीन बताते चले, एहतजाजों के साथ साथ हमारे यहाँ एक और परेशानी है और वो मुआशरे में फैलता हुआ नासूर है और मंशियात उसे कहा जाता है। हर गली नुक्कड़ से आजकल खबर आ रही है कि उनके इलाके में मंशियात हैं। इस मंशियात के खिलाफ हमारी पुलिसिंग, क्या पुलिसिंग भूल चुकी है? ये भी कई लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन पुलवामा में पुलिस मुतहरिक भी है, लोगों को जागरूक भी कर रही है और आज बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने
एक कैंप का इनेकाद करते हुए नौजवानों को मंशियात से बचने और बचाने की तरकीब दी और ये भी बताया कि मुआशरे का ये नासूर मिलके इकट्ठे इसको ख़त्म करना है। मैं यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया है लोगों को बाखबर करने का कि ड्रग्स के क्या क्या नुकसानात हैं, इस बिद्दत की वजह से हमारी सोसाइटी को क्या क्या नुकसान पहुंचा है और हम इस बिद्दत को कैसे अपनी सोसाइटी से निकाल सकते हैं, कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं, कैसे हम अपनी ये जो फ्यूचर की पीढ़ियां हैं इन पीढ़ियों को बचा सकते हैं, अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। मोहम्मद शफी DYSP पुलवामा, और इनके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि काम करते हैं और मंशियात के ख़िलाफ़ बहुत पहले से डटे हुए हैं। सहाफ़त में थे तो बहुत लिखते थे इसके ख़िलाफ़। उम्मीद है कि माशरे के इस नासूर को ये ख़त्म करने में कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन आपको बताते चले तेज़ रफ्तारी भी माशरे में एक और नासूर है और इस तेज़ रफ्तारी की वजह से अक्सर जगहों से हादसों की खबर आती है। आज तेज़ रफ्तारी की वजह से बताया जाता है कि हादसा हुआ और इस हादसे में कुलगाम में हुए इस हादसे में बाई की मौत हुई, 2 बाई मरते मरते बचे हैं, अस्पताल पहुंचे हैं। और यह हादसा कुलगाम में हुआ और हादसे के दौरान बताया जाता है कि टिप्पर की टक्कर मोटरसाइकिल से हुई और मोटरसाइकिल पर सवार 3 बाइयों में से एक की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई, 2 शदीद तौर पर जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये हादसे की खबर, लेकिन चलते चलते आपको एक और बड़ी खबर बताते चले। अभी न्यूज़ रूम से बताया जा रहा है कि API खबर रसा इदारे ने खबर की है कि सरकार का फैसला आ रहा है गैर फाल मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने के सिलसिले में सरकार का कदम जारी है। और API खबर रसा इदारे ने सरकारी ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि 4 सीनियर अफसरान समेत 1 दर्जन के करीब गैर फाल मुलाजिम यानी डेडवुड मुलाजमीन की लिस्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस को आज बाद दोपहर रवाना कर दी गई है। वहां से अप्रूव होने के बाद वो GAD के पास पहुंचेगी और अगले 1-2 दिनों में उन मुलाजमीन की जो गैर फाल हैं, जो ये पुलों वगैरह पे हम अभी आपको खबर बता रहे थे कि हमारे पुलों का क्या हाल किया है, पानी का क्या हाल किया है, उनको बाज़ाब्ता तौर पर यानी कामचोर मुलाजमीन को, डेडवुड मुलाजमीन को फरिश्त में लगभग 11 लोगों की फरिश्त में नाम है, उनको आउट किया जाएगा, टर्मिनेट नौकरी से किया जाएगा और ये फाइल गवर्नर को अप्रूवल के लिए भेज दी गई है। लेकिन ये थोड़ा सा याद दिलाते चलें, पिछले दिनों सरकार मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के मामलों को लेकर कई मुलाजमीन को सस्पेंड करने का जो प्रोग्राम बना रखी थी उसको फिलहाल इल्तवा में डाला गया है और डाला हुआ है। तो श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ रब कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलते हैं। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।